Good morning बच्चों, how are you all? So today we are going to start the chapter current electricity. Previous unit was electrostatics, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, तो ये यहाँ से हमें क्या पता चला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था तो चार्जेस इन मोशन क्या होगा? चार्ज इन मोशन दो टाइप का होता है, ये याद रखना हमेशा। एक तो होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद विद वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, वो हम पढ़ेंगे आपका किसमें? वो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यानी कि विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वाला जो टॉपिक आएगा वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक हो गया। और विद वेरिएबल वेलोसिटी ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या ये हम पहले पढ़ चुके हैं? हाँ, क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या ये हम पहले पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हैं। हमने 11th में, क्लास 11th में केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है। कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें एक्स रे, गामा रे, ये सारी वेव्स को हमने वहाँ पे डिस्कस करा था। तो यानी कि हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो हमने दोनों पढ़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। तो चार्ज इन मोशन भी दो टाइप का है, तो इसमें से हमें कौन सा पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सबको पता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर सर्किट में करंट चार्ज फ्लो कर रहा है, सो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यही तो हमने पढ़ा है ना। तो हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current. The rate of flow of charge is known as electric current. ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो the rate of flow of charge is known as electric current. तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की, तो फॉर्मूला क्या होता है पहले हमें ये निकालना है। तो सपोज आपका ये एक कंडक्टर है, इसमें इतने एरिया से, कितना एरिया? डेल्टा एरिया, इसमें से डेल्टा टी टाइम पे डेल्टा क्यू चार्ज निकल रहा है। जैसे हम कहें 10 सेकंड में 10 कूलम चार्ज निकल रहा है, ठीक हो गया। तो हमारा करंट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये एवरेज टाइप का हो गया। जैसे हम कहें हम 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? 10 किलोमीटर पर जो भी आपका आएगा, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। लेकिन अगर हम मोमेंट्री निकालने की कोशिश करें कि एक सेकंड या एक मिली सेकंड में कितना चार्ज आपका फ्लो करेगा, तो हम क्या लेते हैं? तो हम लेते हैं I इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। लिमिट अब सबको पता होगा, डेल्टा टी टेंड टू जीरो। इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी जीरो है? नहीं, इसका मतलब है डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, अगर इक्वल टू जीरो होता तब होता, अगर स्मॉल जीरो होता तो वो तो दिया ही नहीं है आपको। तो आपका डेल्टा टी टेंड टू जीरो का मतलब होता है दैट द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। और तब ये फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, अगर टाइम छोटा है तो हम कैसे लिखते आए हैं? डी टी। तो अगर टाइम छोटा है तो उस समय चार्ज भी कम निकलेगा, तो डी क्यू। क्या ये हम पहले पढ़ चुके हैं? डी क्यू अपॉन डी टी या डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा कुछ बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अब जो अगला आएगा फॉर कांस्टेंट या फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज, स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज। स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज के लिए हम आई को क्या बोलेंगे?
क्यू बाई टी, जो हम सिंपल बोलते हुए आए। क्लियर? अच्छा, ये तो हमने बोल दिया। अब मुझे बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट ये होगी कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। कभी भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट आए तो उसका पूरा नाम लिख देते हैं, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट से। जब आप साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हो, कितने महान साइंटिस्ट थे, एम्पियर वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तब आप कैपिटल ए से शुरू करोगे, तो ये गलती। और दूसरी गलती, बहुत बच्चे AMPH लिख देते हैं, एम्पेयर नहीं है, एम्पियर है, और इसको सिंगल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, तब हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो एम्पियर कैपिटल ए। अच्छा, अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, कोई बता सकता है? करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? जनरली हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब मैं जनरली क्यों बोल रहा हूं, मैं बताता हूं। वैसे आपका जो करंट होती है, ओरिजिनली करंट इज टेंसर। आपका करंट ही नहीं, आपका प्रेशर भी लाइक प्रेशर। तो टेंसर क्या होते हैं? टेंसर क्या होते हैं? नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर एंड वेक्टर बोथ, तब आपके पास टेंसर दिया ही नहीं है, तो उस केस में आप स्केलर बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास है स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ऑल ऑफ दीज, तब आपका आंसर आएगा टेंसर। क्लियर? तो क्या है ये, तो डिटेल में आप बाद में जब आप ग्रेजुएशन परस्यू करेंगे तब आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिया। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों ये वेक्टर नहीं है? क्योंकि अगर टेंसर भी है तब भी ये वेक्टर तो नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल, एक वायर आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट लेके आ रही है, और इसमें से करंट इधर को जा रहा था 2 एम्पियर का, तो कितने एंगल में बेंड हो रही है? 90 डिग्री में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसी वायर को मैं 120 डिग्री में बेंड कर दूं, ये 120 डिग्री में बेंड कर दूं, तो ये करंट आपका कम या बढ़ जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 90 डिग्री से भी 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तब ये ऐड होके जहाँ को भी जाएगा ये 4 एम्पियर का करंट के जगह कुछ और हो जाएगा। और अगर ये ऐसे और ऐसे आ रहे हैं तो तब भी तो कितना रहेगा? 4 एम्पियर ही रहेगा। 2 वायर से करंट आ रहा है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यानी कि ये जो एंगल चेंज हुआ इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। इसका मतलब करंट में क्या होता है? करंट में क्या टेक प्लेस करता है? करंट में वेक्टर algebraic sum do not take place। तो वहाँ पे क्या टेक प्लेस करेगा? वहाँ पे नॉर्मली आपका एल्जेब्रिक सम हमें देखना होता है, जैसे 2 + 2 4, 2 + 5 7, नॉर्मल जो आप एल्जेब्रा में यूज़ करते हो। तो आई सपोज इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने करंट की बात करी, करंट एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, ये सारी हमने बात करी है। तो आई सपोज ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे क्लियर। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि करंट क्या है, उसको किस क्वांटिटी में रखा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है। आगे बढ़, अब एक आध न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या है देखो, इफ चार्ज q इक्वल टू दिस मच कूलम फ्लोज थ्रू अ गिवन एरिया, देन फाइंड एवरेज करंट जो इस एरिया से फ्लो होकर जा रहा होगा कितने टाइम में, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस करंट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहला पार्ट करते हैं सॉल्यूशन। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब क्या है? एवरेज निकालना है। एवरेज करंट का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा क्यू का मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो पहले तो क्यू फाइनल निकालते हैं। क्यू फाइनल, इसको कैपिटल क्यू ले लो क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल क्यू लेना शुरू कर दिया है। तो क्यू की वैल्यू दी है 3t² प्लस 2t प्लस 1 कूलम। ठीक है, तो टी फाइनल, इसको स्मॉल टी ले लो और इसको भी स्मॉल टी, डेल्टा टी ले लेते हैं। तो अगर टी इनिशियल है 0 सेकेंड, जो आपको दिया है कि टाइम कितना है यहाँ पे 0 सेकेंड,
तो Q इनिशियल कितना हो जाएगा, वैल्यू रखो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, कितना ही हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो गया 1 कूलम। और Q T फाइनल आपका है 2 सेकेंड, तो Q फाइनल आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो गया, कितना हो गया बता, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि ये हो गया आपका 12 प्लस 4 16 1 17 कूलम हो गया Q फाइनल इतना। तो आपका जो एवरेज करंट है वो कितना आ गया, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, ये फॉर्मूला लगाइए तो कितना आ गया, ये आ गया आपका Q फाइनल 17 माइनस Q इनिशियल कितना था 1 ही था ना, अपॉन टाइम कितना है, फाइनल है 2 इनिशियल है 0, तो 2 माइनस 0, तो ये हो गया 17/2 एम्पियर, ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। तो ये तो पहला पार्ट था जहाँ पे आपने एवरेज निकाला। तो एवरेज निकालने के लिए तो जैसे आप नॉर्मली कहीं पे भी निकालेंगे, 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आप करते हुए आए हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है वैसे निकालते हैं एवरेज, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आपने लगाया है। अब दूसरा पार्ट है इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का 2 सेकंड में। तो अब इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला सेकंड पार्ट के लिए, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है dq/dt, यही बताया था, किसी मिली सेकेंड फ्रैक्शन सेकंड में निकालना है। तो I इज इक्वल टू, जब हम I की बात करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू d/dt, और Q की वैल्यू आपको दी हुई है। तो Q की वैल्यू क्या दी है, देखिए Q की वैल्यू दी है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यही दिया है। इसे डिफ्रेंशिएट करें, ये आ जाएगा 6t प्लस 2। ठीक हो गया। तो अगर ये इतना आ रहा है तो ये बोल रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालो। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि कितना 14 एम्पेयर। तो ये निकल गया इंस्टेंटेनियस। डिफरेंशिएशन आई सपोज अब सबको आता है, 3t स्क्वायर का करेंगे, 3 बाहर आएगा t स्क्वायर का, तो 2 नीचे आता है बेस यहाँ पे, और आपका पावर कितनी हो जाएगी n-1, तो n x टू द पावर n का क्या होता है n(x n-1), तो 2 नीचे t टू द पावर 2-1, यानी कि कितना बचा 3 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 1, 2t का 2 बाहर आया, d/dt ऑफ t 1, और कांस्टेंट का 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो इतना आया, वैल्यू पुट करिए, हमारा 14 एम्पियर आंसर आया। कोई डाउट, एनी डिफिकल्टी इन दैट, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, इतने में कोई क्लैरिटी ना आई हो, आई सपोज इतना तो सबको क्लियर होगा। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन क्या देखो, अब आपका इन्होंने करंट दिया I इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, मैंने यही वैल्यू ले ली है जो पहले ली थी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, बस अंतर इतना है, पहले चार्ज दिया था, यहाँ करंट दिया है। अब आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है अब चार्ज कितना फ्लो करेगा उस गिवन एरिया से, जिस गिवन एरिया से आपको करंट भी जा रहा था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, इफ I इक्वल टू दिस मच एम्पियर flowing through given area A, then find the charge Q flowing through the same area A in time 0 to 2 सेकेंड। I दिया है, Q निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है, I कितना होता है, I होता है dq/dt, इतना होता है, तो dq कितना हो जाएगा I dt। अब dq पता है और Q निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, dq गया, फिर dq गया, फिर dq गया, तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब I तो आपको दिया है, तो Q कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt। इंटीग्रेशन किसके टर्म पे होना है, टाइम के टर्म पे, और लिमिट कितनी लगेगी, टाइम कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2, तो 0 से 2 हमने लिख लिया। अब देखो तो Q कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करो, dt भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 to 2 3t स्क्वायर dt, या तो ऐसे कर लो या लिमिट बाद में लगा लो, जैसे आपकी मर्जी है, प्लस 2t dt प्लस dt, यही आया। अब ये पूरा एक साथ है, हाँ है ना। अभी इंटीग्रेशन के साइन को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करो और लिमिट लगा दो, या इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आता है, और t टू द पावर कितना होता है n+1 अपॉन n+1, तो 2 + 1 3
अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा, प्लस डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है t, और सब में एक साथ लिमिट लगा सकते हो आप 0 to 2। तो पहले सब जगह आपने कितनी लिमिट रखी, 2 लिमिट रखी है सब जगह, क्योंकि अपर लिमिट 2 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको हटा ही लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो टी क्यूब यानी कि 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में तो सब जगह 0 ही आना है। तो कितना हो गया 8 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 14 कूलम। तो हमारा चार्ज आ गया 14 कूलम। कोई डाउट, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट क्लियर, कौन सा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।